Hello students, welcome back to Prapon. We are doing revision of Indian history. मॉडर्न इंडिया हमने स्टार्ट की है। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको कॉर्नवालिस तक बताया। मैंने बताया कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, डच कंपनी आती है, इंग्लिश कंपनी आती है, फ्रेंच कंपनी आती है। इनके बीच में स्पर्धाएं रहती हैं भारत के व्यापार को अपने कंट्रोल में लेने के लिए, और इवेंचुअली ईस्ट इंडिया कंपनी को डिफीट पोर्चुगीज इन द बैटल ऑफ स्वाली, डच इन द बैटल ऑफ बेदार एंड वंडी वॉश की बैटल में फ्रांसीसियों को भी हरा देते हैं। भारतीयों को भी हराते हैं जब वो प्लासी लड़ लेते हैं या बक्सर लड़ लेते हैं। इस तरीके से जो 18वीं सेंचुरी का पीरियड था उसमें वो कंपनी इवेंचुअली पॉलिटिकल पावर भी लेने लगती है। और उसके बाद फिर गवर्नर जनरल आने शुरू होते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स पहला गवर्नर जनरल है, कॉर्नवालिस दूसरा है। कॉर्नवालिस के बारे में बताया रेवेन्यू सबसे इम्पॉर्टेंट है और रेवेन्यू का कलेक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, तो उन्होंने ज़मींदारी व्यवस्था शुरू की है। रैयतवारी और महलवारी सिस्टम भी चलते हैं। ज़मींदारी में तो ज़मींदार कलेक्शन करके देता है, महलवारी में वो किसानों के ग्रुप से रेवेन्यू लेते हैं, और रैयतवारी में तो सीधे किसान से ही डील करते हैं। रैयतवारी तो बम्बई में चलाते हैं, मद्रास में चलाते हैं, महलवारी यूपी पंजाब सेंट्रल प्रोविंसेस में चलाते हैं। ज़मींदारी तो बिहार बंगाल उड़ीसा में ही चलती है। ये उनके रेवेन्यू सिस्टम थे। कॉर्नवालिस को सिविल सर्विसेज का शुरुआत भी मान लेते हैं। कंपनी की नौकरियां, जिसमें नौकरियां उन्हें सिविल सर्विसेज कहते थे, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज कह देते हैं। उसने डिस्ट्रिक्ट जज का पद भी शुरू किया था, सेपरेशन ऑफ पावर्स पे काम किया है। पहले क्या था, डिस्ट्रिक्ट जज और जो मजिस्ट्रेरियल पावर थी और रेवेन्यू कलेक्शन पावर एक ही व्यक्ति के पास थी, उसे अलग कर देता है। डिस्ट्रिक्ट जज जुडिशल फंक्शंस देखेगा, कलेक्टर सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस देखेगा, जिसे सेपरेशन ऑफ पावर्स कह देते हैं। याद होगा आपको, पॉलिटी में बताया था, मॉन्टेस्क्यू ने थ्योरी दी थी अपनी किताब स्पिरिट ऑफ लॉज में, सेपरेशन ऑफ पावर्स की। तो उसी बेस पर ये काम करता है। उन्हीं दिनों की बात है जब मॉन्टेस्क्यू ने ये फ्रेंच सिस्टम को देखते हुए थ्योरी दी थी। संस्कृत कॉलेज भी बनारस में जोनाथन डंकन नाम के व्यक्ति ने शुरू किया है, और इसकी डेथ हो जाती है कॉर्नवालिस की। आगे चल के गाजीपुर में इसको वहीं दफना दिया जाता है। तो किस गवर्नर जनरल की कब्र वो गाजीपुर में है, तो कॉर्नवालिस की कब्र गाजीपुर में होती है। इसके बाद आता है कॉर्नवालिस के बाद जॉन शोर, और जॉन शोर के बाद आता है वेलेस्ली। वेलेस्ली तब आया है जब यूरोप में नेपोलियन ने तहलका मचा रखा है। पूरे यूरोप को वो घेर लेता है, और सुनने में ये आ रहा है अंग्रेजों को, उनकी यूरोपियन पॉलिटिक्स ये कह रही है कि जल्दी ही रशिया के साथ फ्रांस भारत पे अटैक करेगा। भारत पे अटैक करने का तात्पर्य यहाँ पर है अंग्रेजों की कॉलोनी, ब्रिटिश कॉलोनी को वो कैप्चर करना चाहते हैं। ये एप्रीहेंशन होने लगा है शायद फ्रांसीसी भारत पे अटैक कर दे, रशिया उनके साथ रहेगा। यहीं पर भारतीय राज्य भी जो है, मैसूर है, हैदराबाद है, पंजाब है, ये भी देखने में आ रहा है इन दिनों की बहुत सारे भारतीय राज्य फ्रांसीसी सैनिकों को अपने यहाँ भर्ती कर रहे हैं, अपनी आर्मी को उन्हीं से ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं। तो लगता है अंग्रेज़ों को कि अगर अटैक होता है नेपोलियन का उत्तर पश्चिम की दिशा से, और तो भारतीय सैनिक जो हैं, भारतीय राज्य किसको सपोर्ट करेंगे, फ्रांस को करेंगे, हमारे हाथ से कॉलोनी हमारी निकलती चली जाएगी। इससे पहले कि अटैक नेपोलियन का हो, भारतीय राज्य सपोर्ट उसे करें अंदरूनी तौर पे, क्यों ना हम भारत को ही राज्यों को कैप्चर कर लेते हैं। ये सोचते हुए उसने योजना बनाई है सब्सिडियरी अलायंस की। इसमें क्या होता है, भारतीय राज्य जो होते हैं उन्हें संधि करनी पड़ती है, संधि ज़बरदस्ती कराई जाती है, जिसमें भारतीय राज्य को बोला गया है कि आप किसी और देश की सैनिक सहायता नहीं ले सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी आपको सैनिक सहायता देगी, साथ साथ आप किसी और यूरोपियन देश के सैनिक को भर्ती नहीं कर सकते हैं। आपके राज्य में, आपके दरबार में हमारा एक ऑफिसर बैठेगा, रेजिडेंट हुआ करेगा, वो आपको एडमिनिस्ट्रेशन में सपोर्ट करेगा, गवर्नेंस में सपोर्ट करेगा। आपकी फॉरेन पॉलिसी हम देखेंगे, आपकी आपस में राज्यों के संबंध कैसे होंगे, किस देश से आपके संबंध कैसे होंगे, ये काम ईस्ट इंडिया कंपनी को आप आउटसोर्स कर दीजिए। इंटरनल मैनेजमेंट उन्होंने संभाल लिया है, खुद आउटसोर्स ले लिया है। फॉरेन पॉलिसी मतलब जो राज्य संधि साइन करते जा रहे हैं वो अपनी इंडिपेंडेंस खोते जा रहे हैं, उनकी इंटरनल पॉलिसी हो या एक्सटर्नल हो, सब कंपनी के हाथ में आने लगी है। इस तरीके से सब्सिडियरी अलायंस के लिए जाना जाता है वेलेस्ली। यहाँ पे छोटी सी बात ये ऐड कर देता हूँ कि ये जो अटैक होने वाला था रशिया, फ्रांस और रशिया का, ऐसा लग रहा था यहीं से वो जो चाइना के साथ मैकमोहन लाइन की प्रॉब्लम है उसकी शुरुआत होने लगती है। रशिया और ब्रिटेन की जो इंडियन बॉर्डर्स पर लड़ाई होने लगी थी, लद्दाख बॉर्डर पे, कि ऐसा ना हो रशिया अटैक करने लगे
और इधर यहाँ पर ब्रिटिश हुआ करते हैं। यहीं से 1807 से ही, ये जो समय था 1807 का, यहीं से ही रशिया और इंग्लैंड के बीच में इंडिया को घेरने की जो लड़ाई थी, उसी में ये प्रॉब्लम आने लगी थी, जिसे ग्रेट गेम कह देते हैं। इट इज़ कॉल्ड ग्रेट गेम। ग्रेट गेम वॉज प्लेड ऑन द बॉर्डर्स ऑफ इंडिया सपोजिटली बिटवीन रशिया एंड ब्रिटेन। रशिया वांटेड टू हैव सम फुट होल्ड ओवर देयर। ब्रिटेन की कॉलोनी भारत हुआ ही करती थी, तो वहीं से ये जो एरिया हुआ करता है वेस्टर्न लद्दाख, ईस्टर्न लद्दाख या वेस्टर्न चाइना का, तिब्बत का, वहीं पे प्रॉब्लम जन्म लेती है। जब जो मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ इंडिया बाय डिकेड्स, वहाँ पर इसका डिस्कशन मैं करने वाला हूँ कि चाइना इंडिया की जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है ये है क्या, इसकी जड़ें कहाँ से। इसकी जड़ें 1962 वॉर या मैकमोहन लाइन जैसी चीज़ से काफ़ी पहले की हैं। उनका जेनेसिस दिखता है इस ग्रेट गेम में, जो रशिया का आगमन भारत के बॉर्डर पे होने को है। अंग्रेज उससे एप्रीहेंशन में है। ये बाय द वे एक बात बताई मैंने आपको। अलायंस हो जाता है। सबसे पहले साइन करने वाला राज्य हैदराबाद होता है, निज़ाम साइन कर देता है। अगला राज्य जो होता है वो मैसूर होता है। मैसूर तो साइन करेगा नहीं, क्योंकि मैसूर का राजा टीपू सुल्तान है। टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों के चंगुल में आने वाला नहीं है। टीपू सुल्तान ने तो साउथ में ये बॉर्डर है जो केरला का मालाबार बॉर्डर है, यहाँ पे एम्बार्गो लगा दिया है कि यहाँ से मसालों का व्यापार अंग्रेज नहीं कर सकते हैं। टीपू सुल्तान मॉडर्न सोच का व्यक्ति था। एंग्लो मैसूर वॉर हुई हैं। पहली लड़ता है हैदर अली। हैदर अली कौन है? वोडियार डायनेस्टी मैसूर के शासक हैं। विजयनगर के बाद वहाँ वोडियार राजाओं का शासन होता है। वोडियार राजाओं का ही सेनापति हैदर अली होता है, बट हैदर अली कू कर देता है, मतलब तख्ता पलट करता है, खुद ही सुल्तान बन जाता है। तो अंग्रेज़ों से उसकी लड़ाई होती है। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के बीच में ही हैदर अली की डेथ हो जाती है। तो टीपू सुल्तान सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर कंटिन्यू करता है। फिर लड़ता है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर 1792 में। 1780 से 84 में होती है सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, और फर्स्ट होती है 1766 के बाद पास फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर का मतलब है टीपू सुल्तान पे अंग्रेज अटैक कर देते हैं। उस समय वेलेस्ली होता है। वेलेस्ली का जो भाई है आर्थर वेलेस्ली, वो सेनापति है भारतीय अंग्रेजों की सेना का। इट वॉज, लिखा आपको किताब में मिलेगा, इट वॉज आर्थर वेलेस्ली। आर्थर वेलेस्ली कौन था? रिचर्ड, जो वेलेस्ली गवर्नर जनरल है उसका भाई है। जो गवर्नर जनरल उसका नाम था आर्थर वेलेस्ली, तो आर्थर उसका नाम है रिचर्ड वेलेस्ली, उसका भाई सेनापति है आर्थर वेलेस्ली। इसने सेना को लीड किया है और टीपू सुल्तान मारा गया है। श्रीरंगापट्टनम में उसकी डेथ हो जाती है टीपू सुल्तान की। उसके बाद ये वोडियारों को मैसूर वापस कर देते हैं। वोडियार राजा से साइन करा लेते हैं सब्सिडरी अलायंस। इस तरीके से मैसूर भी इनके कंट्रोल में आ जाता है। हैदराबाद साइन कर ही चुका है। मद्रास इनके पास है। बॉम्बे इनके पास होता है। बॉम्बे में छुटपुट मराठा एम्पायर हुआ करती है। दिस वॉज टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान मॉडर्न सोच का व्यक्ति था। वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से काफ़ी प्रेरित हुआ करता था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में होता है, जिसका नारा था लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वलिटी। यही हमारे प्रेम बिल में फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही आ जाता है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन इंस्पायर हुआ था अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1775 में होती है। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जब जॉर्ज वाशिंगटन वॉज डिफीटेड द आर्मी ऑफ ब्रिटेन लेड बाई कॉर्नवालिस। तो उसके बाद फिर अमेरिकन संविधान लिखा जाता है 1787 से 89 में। अमेरिकन संविधान जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जहाँ लिबर्टी को ज़्यादा तरजीह दी गई है, उससे ही प्रेरित होकर अंग्रेज भी, फ्रांसीसी क्रांति भी होती है। और 3 इवेंट बड़े इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। 1688 का ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, जहाँ पर इंग्लैंड में परिवर्तन आया है, जब एब्सोल्यूट मोनार्की, मतलब जो राजा का सिस्टम है, वो खत्म होकर वहाँ पार्लियामेंट मेन हो जाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो जाती है। उसके बाद अमेरिकन रिवॉल्यूशन होता है, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होती है। उसके 100 साल बाद, 10 साल बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो जाता है। ये 3 इवेंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं परिवर्तन के। वर्ल्ड में जो परिवर्तन हुआ है पॉलिटिकल सिस्टम में, उसमें ग्लोरियस रिवॉल्यूशन इंग्लैंड में हुआ 1688 में। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1775 में होती है। वो अपना संविधान लिखते हैं जो 1787 से 89 तक लागू हो जाता है। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ है 1789 में। तो टीपू सुल्तान के बारे में ये भी कहा जाता है कि टीपू सुल्तान मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट से इन्फ्लुएंस था। उसने ट्री ऑफ लिबर्टी भी प्लांट किया है अपने फोर्ट श्रीरंगापट्टनम में। कहा जाता है वो श्रृंगेरी के जो मंदिर है उसको भी दान दक्षिणा दिया करता था, डोनेशन दिया करता था। तो टीपू सुल्तान के बारे में ये है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी किताब विंग्स ऑफ फायर में लिखा है, ही वॉज प्लानिंग सम सॉर्ट ऑफ रॉकेट ऑल्सो। रॉकेट वगैरह की बात भी बनाने की कोशिश की थी।
और टीपू सुल्तान इंटरनेशनल अलायंस के तौर पे भी काम करता था। फॉरेन पॉलिसी में भी वो कई देशों के साथ मिलकर अपनी योजना बना रहा था कैसे अंग्रेज़ों को एक साथ बाहर निकाला जाए। तो ये सब बातें टीपू सुल्तान के बारे में होती हैं। तो मैसूर कैप्चर हो जाता। उधर 1801 में अवध भी कैप्चर कर लेते हैं और 1805 तक कुछ मराठा भी इनके साथ आ जाते हैं। 1802 में जो पेशवा बाजीराव II है उसने इनके साथ सब्सिडियरी अलायंस साइन कर लिया है। तो 1805 तक आते आते भारत का बड़ा भाग अंग्रेज़ों के इनडायरेक्ट कंट्रोल में आ जाता है। मद्रास बॉम्बे तो उनके पास होता ही है, बंगाल उनके पास होता है, बंगाल मतलब बिहार, बंगाल, उड़ीसा, आसाम उनके पास होता है और साथ साथ बहुत सारे रियासतें उनके अधीन हो जाती हैं। तो ये वेलेस्ली होता है। वेलेस्ली को बुला लेते हैं 1805 में। फिर कॉर्नवालिस यहाँ 1.5-2 साल के लिए आता है। बीच में अगेन कॉर्नवालिस को भेजते हैं। यहीं पे कॉर्नवालिस की आया तो डेथ हो जाती है। उसके बाद मिंटो वन आता है 1807 से 1813 तक, मिंटो वन। उसके बाद आता है मिंटो वन आता है। उससे संबंध में एक और बात, 1813 में एक चार्टर कानून पास होता है। पहले आया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, उसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट के बाद आने शुरू हो गए थे चार्टर एक्ट, और पहला चार्टर एक्ट आता है 1793 में, जिसमें लिखा था कि अब ये चार्टर हर 20 साल में आया करेंगे। तो फर्स्ट चार्टर एक्ट आया था 1793 में, अगला आता है 1813 में। हुआ क्या है, जो ये पीरियड है, लास्ट के जो डिकेड है 18th सेंचुरी के, वहाँ यूरोप में परिवर्तन हो रहा है। इंग्लैंड में खासतौर से ये हो रहा है कि वहाँ पर फ्री ट्रेड के प्रिंसिपल पे बात हो रही है कि व्यापार फ्री होना चाहिए, सभी के लिए अनुमति होनी चाहिए। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास मोनोपोलिस्टिक राइट्स नहीं होने चाहिए। इंग्लैंड में 1750 से लेकर 1800 तक औद्योगिक क्रांति हो चुकी है। इंग्लैंड में सबसे पहले हुई थी औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंग्लैंड तो पूरे देश की वर्कशॉप बन गया है, मैन्युफैक्चरिंग का केंद्र बना हुआ है। उस मैन्युफैक्चरिंग के असर दिखने लगे हैं। बहुत सारे इंडस्ट्रियल हाउसेज वहाँ राइज अप हो गए हैं और सभी जानते हैं कि ये जो सामान हम बना रहे हैं ये कहाँ बेचेंगे। यूरोप के और देशों में बेच नहीं सकते, क्योंकि यूरोप के और देश भी इंडस्ट्रियलाइज होते जा रहे हैं। तो मार्केट तो पूर्वी भारत है या अफ्रीका है। तो वो कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली है ख़त्म की जाए, हमारे लिए भी भारत ओपन किया जाए। एडम स्मिथ ने किताब लिखी थी अपनी 1775 में, जिसका नाम था द वेल्थ ऑफ नेशंस, कह देते हैं शॉर्ट में उसे, एडम स्मिथ ने ही फ्री ट्रेड प्रिंसिपल पे बात की थी कि फ्री ट्रेड होना चाहिए, मतलब लिबर्टी होनी चाहिए इस तरीके से। और जो पॉलिटिकल थॉट था वो भी लिबर्टी को एम्फेसाइज कर रहा था। इन्हीं बदलाव के तहत चार्टर कानून 1813 में पास होता है, जहां से ईस्ट इंडिया कंपनी के एंड की शुरुआत हो जाती है, जिसमें ये बताया गया कंपनी को जो अब तक मोनोपोलिस्टिक अधिकार मिले थे वो ख़त्म किए जाते हैं। अब कंपनी व्यापार तो करेगी, लेकिन और इंग्लैंड की कंपनियां भी आके भारत में व्यापार कर सकती हैं। उसका व्यापार सीमित रहेगा बस चाइना ट्रेड और टी ट्रेड तक। कंपनी के व्यापार के अधिकार बहुत सीमित कर दिए गए हैं। चाइना से जो व्यापार ओपीएम का होता है, चाय का होता है, वो चलेगा, टी ट्रेड चलेगा। बाकी सारे एरियाज में इंग्लैंड की और कंपनियां भी व्यापार कर सकती हैं। मतलब कंपनी का काम एडमिनिस्ट्रेटिव ज़्यादा होकर व्यापार का कम रह जाता है, तो शुरुआत होती है। चार्टर कानून में एक बात ये भी है कि 1 लाख रुपए जो रेवेन्यू है, साल में जितना रेवेन्यू इंग्लैंड भारत में इकट्ठा करती है ईस्ट इंडिया कंपनी, उसमें 1 लाख रुपए सालाना उसे शिक्षा पे खर्च करना पड़ेगा। ये भी चार्टर 1813 के एक्ट का एक प्रोविजन था। फिर आ जाता है हेस्टिंग्स। ये लॉर्ड हेस्टिंग्स है, वो वॉरेन हेस्टिंग्स था पहला वाला। इसके 10 साल में डेवलपमेंट ये होता है कि मराठाओं का सप्रेशन हो जाता है। 1802 में मैंने आपको बताया बाजीराव II ने सहायक संधि साइन तो कर दी है, लेकिन बाजीराव II फिर और मराठाओं के साथ मिलकर एक बगावत कर देता है। 1817-18 में होती है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। पहले 2 एंग्लो मैसूर वॉर हो चुकी हैं, ये आखिरी है। इसमें सारे मराठा हरा दिए जाते हैं। 1880 तक आते आते, जिसमें बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव का जिक्र आ जाता है। बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव, इट वॉज पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। इसी में फिर बाजीराव II हार जाता है और मराठा भी सबडी हो जाते हैं। बाजीराव II से पूना ले लिया जाता है, उसको कानपुर पेंशन पे भेज देते हैं। इस तरीके से जो आखिरी पावर थी जिसने कुछ बगावत करने की कोशिश की थी बड़े स्तर पे, वो मराठा होते हैं। 1818 तक आते आते मराठा भी ध्वस्त हो जाते हैं। तो ये इसके समय में होता है, हेस्टिंग्स कहते हैं इसको। उधर फिर इसके बाद आता है एमहर्स्ट आता है। एमहर्स्ट के समय डेवलपमेंट ये होता है कि 1824 में से 26 तक एंग्लो बर्मीज वॉर होती है, और जो बर्मा है उसका कुछ भाग भारत में मिला दिया जाता है। म्यांमार, जिसे पहले बर्मा कहते थे, वो भारत का पार्ट नहीं था, लेकिन व्यापार की दृष्टि से बर्मा बड़ा यूजफुल था।
तो अंग्रेज़ बर्मा का कुछ हिस्सा कैप्चर कर लेते हैं ताकि वहाँ और फ्रांसीसी वगैरह आकर उसे कैप्चर ना करें। तो ग्रेजुअली एंग्लो बर्मीज वॉर होती है एंड बर्मा बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया 1826। और आसाम की जो प्रॉब्लम है उसकी शुरुआत यहीं से होती है। जब हम नॉर्थ ईस्ट की प्रॉब्लम समझेंगे तो हम इसी एंग्लो बर्मीज वॉर का जिक्र करेंगे, जहाँ से आसाम की प्रॉब्लम भी, जो जितनी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, कहीं ना कहीं एंग्लो बर्मीज वॉर एक शुरुआत सी मानी जाती है उन प्रॉब्लम्स की। इसके बाद फिर बेंटिक आ जाता है 1828 से 35 तक। बेंटिक के समय सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है 1829 में राजा राम मोहन रॉय वही हैं जिन्होंने सती के लिए बड़ा काम किया। उनकी अपनी फैमिली में सती कमिट हुआ है तो वो इसको हटाना चाहते हैं। अंग्रेज़ों से कहते हैं सती सही नहीं है, गलत ये क्या कहते हैं ट्रेडिशन है। और मैं आपको शास्त्रों के आधार पर बताना चाहता हूँ, बेंटिक के सामने वो सारे दस्तावेज पेश करते हैं कि ये शास्त्र भी नहीं कहते कि सती होनी चाहिए। बेंटिक सेटिस्फाइड है, 1829 में पास कर देता है सती अबॉलिशन एक्ट। तो जो भारत की पहली सोशल ईविल है, कुप्रथा है, जो कानूनन ख़त्म की गई थी, वो सती अबॉलिशन था, जिसको बेंटिक ने पास किया है कानून। और उसके पीछे सबसे बड़ा काम राम मोहन रॉय ने किया है। 1833 का चार्टर कानून आता है, मैंने बताया 20-20 साल में आते थे। 1833 के चार्टर कानून में जो कंपनी का चाय और चाइना से व्यापार था वो भी खत्म हो जाता है। मतलब 1833 के चार्टर कानून के बाद कंपनी बस अब एक व्यापारिक बॉडी नहीं है, अब बस एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, उसके पास एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, व्यापार खत्म है। व्यापार तो और कंपनियां करेंगी भारत में। इसी कानून में 1833 के चार्टर कानून में एक प्रोविज़न ये भी है, क्योंकि अब भारत के पूरे हिस्से पे शासन कर रहे हैं तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाएगा। मतलब बेंटिक ही आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था और बाय वर्च्यू ऑफ दिस एक्ट बेंटिक बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब पूरे भारत का सिस्टम एक बनने वाला है, सेंट्रलाइजेशन की तरफ चले जाते हैं। इससे पहले मद्रास और बॉम्बे को लॉ बनाने की पावर थी, वो ख़त्म हो जाती है। अब उनका लॉ भी सेंटर में बनेगा, इसलिए एक लॉ कमीशन भी इसी आसपास अपॉइंट हो जाता है, बताऊंगा उसके बारे में। बेंटिक के समय एक मकौले भी था, टीबी मकौले, कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। ये बताया जाता है कि जो 1 लाख रुपए शिक्षा पे खर्च करना है वो खर्च किस पे करें, क्या भारतीय शिक्षा पद्धति पे खर्च करें या अंग्रेजी पढ़ाएं। तो कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की कमेटी का चेयरमैन बनाया जाता है टीबी मकौले को। मकौले अपनी रिपोर्ट लेके आता है, मकौलेज रिपोर्ट और मकौलेज मिनट्स ऑन एजुकेशन, जिसमें वो कहता है कि अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत भारत में कर देनी चाहिए, अंग्रेजी मीडियम की शुरुआत कर देनी चाहिए। इससे फ़ायदे बहुत सारे होंगे। एक तो हम क्लैरिकल कैडर के बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ डेवलप कर लेंगे जो हमारे यहाँ छोटी नौकरियों में काम करेंगे, साथ साथ इंग्लिश कल्चर भी इनको पढ़ाएंगे ताकि ये अपनी काया में तो ब्लैक ही रहेंगे, ब्राउन ही रहेंगे, अपने आदतों में, इंटरेस्ट में, टेस्ट में अंग्रेज़ हो जाएंगे, जिससे हमें इनको बदलाव में बदलने में इनको कन्वर्ट करने में आसानी होगी, क्रिश्चियनिटी को फैलाने में आसानी होगी। इन थॉट्स के साथ भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू हो जाती है 1835 में बेंटिक के समय। 1833 के चार्टर एक्ट में एक क्लॉज ये भी है कि सिविल सर्विस में भारतीयों को अनुमति दी जाती है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। जो क्राउन की सर्विसेज हैं उसमें किसी भारतीय को रोका नहीं जाएगा। ये क्लॉज लिखा तो हुआ है लेकिन सिविल सर्विसेज भारतीयों के लिए ओपन अभी प्रैक्टिकली नहीं की गई हैं, ये थोड़ा बाद में होगा। हाँ, 1833 में ऐसी कोशिश, चार्टर कानून में ऐसी कोशिश की गई थी। ये बेंटिक था। बेंटिक को ही मैंने बताया फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कह देते हैं। इसके बाद फिर 2-3 गवर्नर जनरल और आते हैं। फिर आ जाता है डलहौजी। 1848 में डलहौजी आता है। डलहौजी जाना जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लिए। लैप्स का मतलब है इन द इवेंट ऑफ एनी किंग और निज़ाम और नवाब इज नॉट एबल टू लीव एनी प्रिंस ऑफ ब्लड। अगर उसका अपना पुत्र नहीं है तो दत्तक पुत्र को राजा बनने की अनुमति नहीं है। वो कहता है अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स द स्टेट शैल लैप्स टू अस इन द इवेंट इफ द किंग हैजंट लेफ्ट एनी प्रिंस ऑफ ब्लड। उसका अपना पुत्र नहीं है तो भारत की प्रथा कहती है राजा का अपना बेटा नहीं है तो फैमिली के किसी बच्चे को राजकुमार को गोद ले लेता है, गद्दी फैमिली में ही रह जाती है। वो कहता है ये प्रथा मैं नहीं चलने दूंगा, आपका अपना बेटा है वो तो राजा गद्दी ले सकता है आपके बाद, बट आपके दत्तक पुत्र को राजा बनने की अनुमति नहीं कर दूंगा। मतलब इन द इवेंट इफ द किंग हैजंट लेफ्ट एनी प्रिंस ऑफ ब्लड द स्टेट शैल लैप्स टू अस। स्टेट हमारे पास आ जाएगी, फिर हम उस राज्य को, रियासत को हम चलाएंगे। इस अपनी थ्योरी के तहत वो कह देता है कि सतारा पहला ऐसा केस है जहाँ पर सतारा में शिवाजी के वंशज रूल कर रहे हैं। सतारा पहला राज्य था जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत कैप्चर किया जाता है। 1853 में झांसी भी इसलिए कैप्चर होता है। छोटी मोटी बहुत सारी रियासत हैं, जैतपुर है, संबलपुर है, बघाट है,
सेंट्रल इंडिया में नागपुर है, ये सारे के सारे एरियाज़ अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कैप्चर हो जाते हैं। सबसे फेमस केस रानी झांसी का है। रानी झांसी के दत्तक पुत्र को अंग्रेज डलहौजी राजा स्वीकार करने को तैयार नहीं है। 1849 में पंजाब एनेक्स हो जाता है। पंजाब मैंने आपको बताया था बंदा बहादुर की डेथ के बाद सिख डिक्लाइन पे चले जाते हैं और सिख बट जाते हैं मिसलों में। 12 मिसल हुआ करती थी, उसी में एक मिसल के छोटे मोटे चीफटेन सरदार थे रंजीत सिंह राइज करते हैं। ग्रेजुअली द होल ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया टचिंग द बॉर्डर्स ऑफ अफगानिस्तान एंड ईरान एक किंगडम ऑफ पंजाब बन जाता है। आज का पाकिस्तान, आज का भारत का पंजाब, पूरा जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, इट वॉज ऑल पार्ट ऑफ वॉट, इट वॉज पार्ट ऑफ किंगडम ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। रंजीत सिंह की 1839 में डेथ हो जाती है और 10 साल तक तो इसे किसी तरीके से अंग्रेज चलाते हैं, लेकिन जब डलहौजी आता है तो इसे कैप्चर कर लेता है, एनेक्स कर लेता है। पंजाब एक प्रोविंस बन जाता है अंग्रेज़ों का। और जो रंजीत सिंह का 12 साल का बेटा दलीप सिंह है, वो कोहिनूर डायमंड उसको कहते हैं कि ये विक्टोरिया को भेंट कर दो। उससे ज़बरदस्ती उस कोहिनूर को भेंट करवा लेते हैं। कोहिनूर यहाँ से नादिर शाह ले गया था। नादिर शाह की जो 1839 में अटैक हुआ था वो ले जाता है। उसी का आर्मी जनरल था अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली बाद में अफगानिस्तान का राजा बन जाता है और कोहिनूर उसके पास रहता है। रंजीत सिंह ने ही इसको रिकवर किया था भारत के लिए, महाराजा रंजीत सिंह ने। ये पंजाब में कई साल तक रहा। पंजाब से फोर्सिबली दलीप सिंह नाम के उस पंजाब के राजा को वो कहते हैं यू शुड गिफ्ट इट टू किंग विक्टोरिया। दलीप सिंह बच्चा था और हारा हुआ राजा था, उसे नहीं पता है क्या हो रहा है। इस तरीके से कोहिनूर चला जाता है इंग्लैंड, और आज इंग्लैंड में हुआ करता है कोहिनूर डायमंड। तो ये भी एक बात है। और कश्मीर का जो हिस्सा था पंजाब को 50 लाख रुपए दे रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो नहीं दे पाता है तो वो कहते हैं उसके बदले का रेवेन्यू दे दीजिए। तो जो कश्मीर वाला हिस्सा पंजाब का है वो कंपनी बेच देती है गुलाब सिंह को। इस तरीके से कश्मीर एक रियासत बन जाती है। 50 लाख के बदले गुलाब सिंह को मिल जाता है कश्मीर बिकेम अ रियासत। 1856 में ये अवध को एनेक्स कर लेते। अवध इनका प्रोविंस बन गया है। अब तक तो सब्सिडियरी अलायंस में हुआ करता है। अवध की लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अवध सबसे बड़ा मार्केट है अंग्रेजी सामान के लिए। मैंने आपको बताया बहुत सारी कंपनियां आने लगी हैं, सामान बेचेंगी कहाँ। उनका कंज्यूमर सबसे बड़ा उत्तर भारत हुआ करता है, अवध का मेजर पोर्शन। अवध सैनिक भी बहुत सप्लाई करता है, मार्केट भी है, क्यों ना अवध को सीधे शासन किया जाए। ये अवध को कैप्चर कर लेते हैं। अवध का जो आखिरी शासक है वाहिद अली शाह, उसको डिसबैंड कर देते हैं। वाहिद अली शाह का नाम कथक नृत्य में बहुत आता है। कल्चर की बात करें तो कथक का बहुत बड़ा नाम वाहिद अली शाह का है, इसलिए अवध जो है कथक के लिए यूपी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसको डिसबैंड कर देते हैं, भेज देते हैं कलकत्ता पेंशन पे। अवध हैड बिकम द पार्ट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। और ग्राउंड क्या था, ये कहते हैं अवध का शासक मिसरूल कर रहा है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कौन सा राज्य था जो अंग्रेज़ों ने ये कहा था कि यहाँ सुशासन नहीं है, यहाँ का राजा अपने लोगों के ऊपर मिसरूल कर रहा है, इसलिए हम कैप्चर कर रहे हैं, तो आप बोल देंगे अवध। 1856 में 1856 तक आते आते भारत का एक बड़ा भाग अंग्रेज़ों ने कैप्चर कर लिया है। 68% समझ लीजिए आप, 62% भारत जो था वो प्रोविंसेस के तौर पे था और 38% भारत रियासतें हुआ करती थी। यही भारत हमको मिलेगा जब हमको आज़ादी मिलेगी। दो तरीके के राज्य हैं, प्रोविंसेस एंड स्टेट। तो डलहौजी के समय तक आते आते 77% पॉपुलेशन वॉज लिविंग इन द प्रोविंसेस एंड रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन वॉज लिविंग इन द प्रिंसली स्टेट्स। Area wise, they used to have 38% of India was under princely states, 62% of India was under what? Provincial India. So that was the picture that we got when we got independent in 1947. तो ये था। उधर 1833 के बाद 1853 में अगला चार्टर कानून पास होता है, आखिरी चार्टर कानून, चार्टर एक्ट ऑफ 1853, जिसमें सिविल सर्विसेज में अब एक कंपटीशन होने लगेगा। इससे पहले क्या होता था, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बड़े बड़े लोग हैं, एलीट क्लास के लोग इंग्लैंड में, उनके बच्चे ही इसमें नॉमिनेट कर दिए जाते थे। अब कंपटीशन होगा इंग्लैंड में, इंग्लैंड के ही सिलेबस से आया होगा, लेकिन भारत जो कंपटीशन के थ्रू लोग आया करेंगे, अब नॉमिनेशन नहीं हुआ करेगा। तो इस तरीके से कंपटीशन इंट्रोड्यूस होता है इन द टाइम ऑफ डलहौजी। इसी समय रेलगाड़ी भी शुरू हो जाती है। रेलगाड़ी पे काम तो भारत में 1830 से चल रहा था और 1830s में रेलगाड़ी के लिए दार्जिलिंग वगैरह में काम होने भी लगा था, लेकिन प्रॉपर्ली देखा जाए तो 1853 में शुरू होती है थाने और बॉम्बे की लाइन, पैसेंजर ट्रेन शुरू हो जाती है, रेलगाड़ी की शुरुआत हो जाती है। डलहौजी और रिफॉर्म्स के लिए जाना जाता है।
एक वुड्स डिस्पैच आता है 1854 में। चार्ल्स वुड कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल है। इसके नाम से एक रिपोर्ट भारत में आई है, शिक्षा की रिपोर्ट है। ये प्राइमरी एजुकेशन से लेकर यूनिवर्सिटी एजुकेशन तक की पूरी स्कीम बनी हुई है। सबसे बड़ी रिपोर्ट शिक्षा की जो भारत में अंग्रेजों के समय में आई, उसका नाम था वुड्स डिस्पैच, क्योंकि ये शिक्षा का पूरे खाका था। इसको मैग्ना कार्टा ऑफ मॉडर्न एजुकेशन भी कह देते हैं, आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। इट वाज द ब्लूप्रिंट ऑफ द होल स्कीम ऑफ एजुकेशन राइट फ्रॉम द प्राइमरी लेवल टू द यूनिवर्सिटी लेवल। इसी के तहत 1857 में फिर 3 यूनिवर्सिटीज़ बनती हैं, बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास। ये रिकमेंडेशन वुड्स डिस्पैच ने दी थी कि 3 यूनिवर्सिटीज़ बनाई जाएं लंदन यूनिवर्सिटी के मॉडल पे। डलहौजी पोस्ट ऑफिस सिस्टम भी शुरू करता है। भारत में पोस्टल स्टैम्प शुरू हो जाते हैं, टेलीग्राफ सिस्टम शुरू हो जाता है। टेलीग्राफ सिस्टम 150 साल बाद बंद किया गया है 2013 में। 2013 में भारत सरकार ने इसे वाइंड अप कर दिया। ये डलहौजी के समय 1854 में शुरू हुआ था। पोस्ट ऑफिस व्यवस्था एक स्टाम्प के जरिए भारत में डाक जाया करेगी, ये सिस्टम ऑर्गेनाइज हो जाता है। जो आयुधगार था, जो ऑर्डिनेंस डिपो था, वो सबसे बड़ा होता था कलकत्ता में। ये उसे मेरठ शिफ्ट कर देता है। डलहौजी जाने से पहले जो एमुनिशन डिपो था, ऑर्डिनेंस डिपो था, वो मेरठ आ जाता है। डलहौजी के जाने के बाद रिवोल्ट ऑफ 1857 हो जाता है। डलहौजी के समय ये जो रुड़की कॉलेज है सिविल इंजीनियरिंग का, ये भी अपने परवान पे आ जाता है। पहले शुरुआत तो 1847 में हो गई थी, प्रॉपर बिगनिंग डलहौजी के समय मानी जाती है। रुड़की का जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, वो सिविल इंजीनियरिंग का कॉलेज, थॉमसेनियन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इसे कहते हैं। जॉर्ज थॉमसन हुआ करता था उसके नाम पर, थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग और रुड़की कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ये पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है जो शुरू हो जाता है कुछ इस समय। सिपाहियों का विद्रोह, रिवोल्ट ऑफ 1857 हो जाता है। अब 100 साल अंग्रेजी की शासन को हो चुके हैं, प्लासी से लेकर 1857 तक। 100 सालों में वो सारे कारण काम कर रहे हैं जिससे विद्रोह होना लाजमी हो गया है। क्यों हुआ विद्रोह, कैसे हुआ, कैसे आगे बढ़ा, कैसे खत्म हुआ, अगले लेक्चर में करेंगे। इसे आज यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को आगे बढ़ाइए, व्यूज़ इसके दीजिए और आप कमेंट दीजिए और इसको देखिए, आपके फ़ायदे की चीज़ है। फटाफट रिवीजन करा रहा हूँ ताकि आपका फ़ायदा होने लगे। थैंक्स अ लॉट। और आप ये बताइए और कैसे कैसे हम शिक्षा में आपकी हेल्प कर सकते हैं, कैसे वीडियोस बनाएं ताकि आपको फ़ायदा हो। एक लिमिटेशन है, प्रेपॉन IAS की लिमिटेशन है कि बहुत ज़्यादा फंड्स ओरिएंटेड काम हम नहीं कर सकते। तो आप बताएंगे तो हम उसको लाने की कोशिश करेंगे। तो आपका सपोर्ट चाहिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।